नथुराम गोडसे को मरना होगा। नमस्कार। नहीं, घबराइए मत। यह आपको डराने के लिए कोई हॉरर शो नहीं है। आप शायद मुझे जानते नहीं हो। आप में से कुछ बुजुर्ग लोग शायद मुझे जानते हो या कम से कम मेरे बारे में सुना हो, लेकिन जो युवा है उनके लिए मैं इतिहास का एक दुखद अध्याय हूं। भारत के इतिहास के पवित्र पन्ने पर लगा हुआ एक काला धब्बा, कानूनी तौर पर एक हत्यारा। मेरी मौत 75 साल पहले फांसी पर चढ़ा देने से हुई थी। मैं मर तो गया, लेकिन आज तक अमर रहा। अमर स्वतंत्र वीर सावरकर के शब्दों में। आप वीर सावरकर को जानते ही होंगे। आपने शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी को सावरकर जी का वर्णन इन शब्दों में करते हुए सुना होगा। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मेरा मुकदमा चल रहा था। किसी कारण से उस दिन सावरकर जी को दिल्ली के कोर्ट लाया गया था। मैंने लपक कर उनके चरण छुए। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, चिरंजीव हो। मैंने कहा, तात्याराव? हम उन्हें तात्याराव कहते थे। मैंने कहा, तात्याराव, मुझे नहीं लगता मैं आपके इस आशीर्वाद को पूरा कर पाऊंगा। तो वो मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें शतायु होने का आशीर्वाद नहीं दिया नथुराम। मैंने कहा, चिरंजीव हो, अमर रहो। जिस पल तुमने वो ट्रिगर दबाया और गांधी जी की मौत हुई, तुम अमर हो गए। हो सके कि तुम गांधीवाद का अंत न कर सको, लेकिन तुम उनके चरित्र का एक अटूट हिस्सा बन गए हो, भले ही वो सिर्फ गालियां खाने के लिए क्यों ना हो। उनके चरित्र की शुरुआत उनके माता पिता और पत्नी के उल्लेख के बिना नहीं हो सकती, और उसका अंत नथुराम का जिक्र किए बिना नहीं हो सकता। यह वही भार है जो तुमने भवानी तलवार के रूप में अपने कंधे पे उठाया है। मैं तो बस एक लोहे का टुकड़ा हूं तात्याराव। भवानी तलवार भले ही लोहे से बनी हो, लेकिन लोहे का हर टुकड़ा भवानी तलवार कैसे हो सकता है? तो वो मुस्कुरा और बोले, कोई भी तलवार सिर्फ धातु से भवानी तलवार नहीं बनती। वो उस हाथ की वजह से बनती है जो इसे थामता है। ताकत धातु में नहीं, हाथ में होती है। तो मंडली, यह हूं मैं, नथुराम विनायक गोडसे। मेरा जन्म 1910 में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। मेरे पिता विनायक राव एक पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, और मेरी मां लक्ष्मी, वो तो बस वनवास झेलने के लिए ही पैदा हुई थी। उसे 3 बच्चे हुए, लेकिन कोई नहीं बचा। और फिर सभी देवी देवताओं से मन्नतों के बाद मेरा जन्म हुआ, अपने जवानी में ही मरने के लिए, 39 की उम्र में। वैसे देखा जाए तो आप सभी को मेरी जिंदगी में दिलचस्पी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि आजकल हर कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विरोधी दृष्टिकोण के प्रति सहिष्णुता की बात करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फिर एक बार जिंदा होकर आपके सामने आ जाऊं और आपको यह बताऊं कि मैंने जो किया वो क्यों किया। नहीं, मैं आपसे माफी नहीं चाहता हूं, क्योंकि मुझे 75 साल पहले ही फांसी पर लटका दिया गया है। आज मैं जो भी आपसे कहने वाला हूं
उसका बस एक शैक्षणिक महत्व है। यह सिर्फ एक जानकारी है। असल में मेरी जिंदगी की शुरुआत उस दिन हुई थी जिस दिन मैंने गांधी जी का वध किया, और उसका अंत उस दिन हुआ जिस दिन मुझे फांसी पर लटकाया गया। चलते हैं कि अखबार अग्रणी के कार्यालय में, जहां नारायण अपने अखबार पढ़ रहे हैं। नाना अपने नथुराम के करीबी साथी थे। वो एक उच्च शिक्षित और लोकप्रिय शिक्षक थे। वो बिरला भवन में मौजूद थे जब गांधी जी की हत्या का प्रयास किया था। मुकदमे के दौरान प्रोसिक्यूशन का यह मानना था कि महात्मा गांधी की हत्या में उनका भी हाथ था। नथुराम के साथ फांसी पर चढ़ने वाले वो अकेले व्यक्ति थे। अरे नाना, अरे तू कधी आलास? आत्ता हेच। वैसे तुम्हारा ये संपादकीय बहुत अच्छा है। ठेवते, इसे पढ़ो। ये क्या? मेरा नया संपादकीय। नया? मतलब तुमने पहले वाला बदल दिया? हाँ, बदल दिया। वो क्यों? मुझे लगा वो उतना दमदार नहीं था। मैंने लिखा था, सिर्फ खोखले शब्द बिना किसी कृति के बेकार होते हैं। तो उसमें गलत क्या है? शीर्षक। इसलिए मैंने शीर्षक बदल दिया। देखो नाना, हम सिद्धांतों के आधार पर विरोध कर रहे हैं। मैंने लोगों को जगाने के लिए संपादकीय लिखे, लेकिन कौन है ये लोग जिन्हें हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं? वो कुछ लोग जो हमारे संपादकीय पढ़ते हैं या हमारी सभाओं में आकर हमारे भाषण सुनते हैं। क्या ये वो लोग हैं जो हमारे देश के लिए कुछ करने वाले हैं? नहीं नाना, हमें इन माध्यमों से आगे बढ़कर कुछ ठोस करना होगा। क्या ये तुम्हारे सब नए संपादकीय में है? हाँ, मैंने लिखा है, आइए कल की संक्रांति तिलगुल बांट कर नहीं मनाएं, बल्कि पांडवों की तरह शमी के पेड़ से अपने हथियार उतारकर सीमोल्लंघन करें। आइए सीमा पार करें। अगर हम ऐसा लिखेंगे तो जरूर गिरफ्तार हो जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों? हमारा अग्रणी एक हिंदू अखबार है नाना, और ब्रिटिश सरकार हिंदुओं की कोई परवाह नहीं करती। तो वो एक छोटे से हिंदू अखबार और उसके संपादकीय की परवाह क्यों करेगी? देखो नाना, हमारी सहनशीलता को गलत समझा जा रहा है। हिंदुओं का कत्लेआम नजरअंदाज किया जा रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि यह माना जाता है कि हम इसे धैर्य और सहनशीलता के साथ झेलेंगे। शेक्सपियर के एक नाटक में लिखा है, If wounds had tongue, they would have expressed their pain. अगर जख्मों को जुबान होती तो वो अपने दर्द का इजहार कर देते। लेकिन हमारे जख्मों की जुबान नहीं है नाना, सिर्फ आंसू है। हमारे गुस्से में आग नहीं है, उसमें सिर्फ माफी की ठंडक है। लोग हम पर अत्याचार करें और हम कहे कि हमारा धर्म हमें सहनशीलता सिखाता है, यही एक अनकहा नियम बन गया है। तो बात यह है कि सरकार इस संपादकीय की ज्यादा परवाह नहीं करेगी। हाँ, शायद वो ये पॉइंट मुकदमे के समय उठा सकती है। मुकदमा? कैसा मुकदमा पंडित? गांधी जी के वध का मुकदमा। तुम क्या कह रहे हो? नाना, हम दोनों एक जैसे विचार और सिद्धांतों को मानते हैं ना, तो फिर सच बताओ, क्या गांधी जी को रोकने का कोई और रास्ता बाकी है? कोई तो और रास्ता जरूर होगा। नहीं नाना, अब गांधी को रोकने का बस यही एक रास्ता है, उनका वध। लेकिन ये लापरवाह और खतरनाक भी हो सकता है। ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये आवश्यक है।
पर नाना, बात यह नहीं है कि मैं गांधी जी को कम चाहता हूं, लेकिन मेरे देश के प्रति मेरी चाहत अधिक है। पंडित, ऐसा करने से हमारे इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय नहीं बदल जाएगा? हाँ, शायद पूरा अध्याय नहीं, लेकिन एक महत्वपूर्ण पन्ना। लेकिन अगर हमने इस पन्ने को नहीं पलटा तो हमारे इतिहास में आगे सिर्फ खाली पन्ने ही रह जाएंगे। मैं गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत को कम नहीं आंकता। दुनिया को हिंसा से ज्यादा अहिंसा की जरूरत है, लेकिन गांधी जी के अहिंसा का सिद्धांत आत्मरक्षा के अधिकार को नकारता है। जरा सोचो नाना, अगर तुम्हें खुद की रक्षा करने की अनुमति ना हो तो क्या वो अहिंसा स्वहिंसा नहीं बन जाती? लेकिन हम अपने विरोध और प्रदर्शन को और तेज कर दे तो? प्रदर्शन? कितने सालों से हम प्रदर्शन कर रहे हैं नाना। जब हमारे देश का बंटवारा हो रहा था तब भी हम प्रदर्शन ही कर रहे थे। क्या उससे बंटवारा रुका? और ईमानदारी से बताओ नाना, हमारे देश में मुसलमान एक अल्पसंख्यक वर्ग था, एक माइनॉरिटी। उन्हें अलग देश देने की जरूरत ही नहीं थी। हम सब एक साथ एक देश में रह सकते थे, हिंदू भी और मुसलमान भी। लेकिन जिन्ना की अनुचित मांगों के आगे झुककर और कुछ दूसरे राजनीतिक नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, ताकि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे और किसी तरह की हिंसा न हो, गांधी जी ने हमारे देश के 2 टुकड़े कर दिए। और ये करते समय उन्होंने हमारे देशवासियों के भावनाओं का भी ख्याल नहीं किया। अपने खुद के मंत्रियों का भी नहीं मानी। नहीं नाना, कोई भी व्यक्ति राष्ट्र से बड़ा नहीं होता। पर अगर गांधी जी ने सोचना शुरू कर दिया है कि उनके विचार राष्ट्र से बड़े हैं, तो फिर देश सेवा, देश के लिए बलिदान, इन शब्दों का क्या अर्थ रह जाता है? लेकिन जिन्ना भी तो प्रधानमंत्री बनने पर अड़े हुए थे ना। हाँ, लेकिन हमें जिन्ना, जो एक मुसलमान थे, उनके प्रधानमंत्री बनने से कोई आपत्ति नहीं थी। हम बस ये चाहते थे कि हमारा प्रधानमंत्री एक हिंदुस्तानी हो। बंटवारे के लिए लोकतंत्र में तलवार नहीं उठाई जाती नाना, लेकिन जिन्ना ने वही किया। और उसी तलवार से गांधी जी ने भारत माता के दिल का एक हिस्सा काट दिया। इस देश के बंटवारे के लिए जितना जिम्मेदार जिन्ना थे, उतने ही गांधी जी भी थे। क्या हमने बिरला भवन के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं किए? क्या हमने गांधी जी की कार को जिन्ना के घर जाते वक्त रोकने की कोशिश नहीं की और उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि बापू प्लीज हमारी भारत माता के अखंडता से समझौता मत कीजिए? आज मुसलमानों ने हमारे देश का एक हिस्सा मांगा है, कल सिख भी एक हिस्सा मांग सकते हैं, फिर हिंदुओं के अलग अलग समुदाय मांग सकते हैं, फिर आगे चलकर हिंदू जातियां और उपजातियां हमारे देश के अलग अलग हिस्से मांग सकती है। तो फिर इस महान भारतवर्ष का क्या बचेगा? क्या हमने अंग्रेजों से एक बनकर, एक हिंदुस्तानी बनकर लड़ाई नहीं लड़ी थी? क्या भगत सिंह सिर्फ पंजाब के लिए लड़े थे? क्या नेताजी बोस ने अपने आजाद हिंद सेना की स्थापना सिर्फ बंगाल के लिए की थी? पंडित, अगर तुम ऐसा लिखने लगे तो आम जनता भड़क जाएगी, वो विद्रोह भी कर सकती है। फिर अंग्रेजों को हमारी तरफ ध्यान देना ही होगा। ध्यान देना? हैदराबाद के दंगों में जब हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, मैंने बिल्कुल ऐसा ही लिखा था। क्या हासिल हुआ उससे? प्रदर्शन जारी रहे, कत्लेआम जारी रहे, और गांधी जी का आमरण अनशन भी जारी रहा। फिर उनकी शांति की अपील पर कुछ हिंदुओं ने अपने हथियार डाल दिए। एक व्यक्ति गांधी जी से मिलने उनके घर गया था। आओ बेटा, आओ, आओ। अगर हमें शांति प्राप्त करनी है तो नफरत को प्यार में बदलना होगा। बाप, शुरुआत तो उन्होंने की है। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। अपने मुसलमान भाइयों के विरुद्ध ये लड़ाई बंद करो, हिंसा छोड़ दो। मत भूलो, अहिंसा परमो धर्म।
ठीक है बापू, जैसी आपकी इच्छा। हम मुसलमान भाइयों का प्रतिकार नहीं करेंगे। आओ बेटा, आओ आओ आओ। हैदराबाद छोड़ने से पहले मैं उसके घर गया था। वहां आक्रोश था। उसके छोटे से मासूम बच्चे को मुस्लिम भीड़ ने मार डाला था। उसने उस बच्चे का मरा हुआ शरीर मेरे सामने रखा और मुझसे कहा, इसका खून गांधी जी के पास ले जाओ और उनसे कहो कि अगली बार जो आप तानसेन तोड़े तो मौसमी का रस नहीं, मेरे बच्चे का खून पिए, मेरे बच्चे का खून। मैं सन्न रह गया नाना, मैं सन्न रह गया। ऐसा लगा कि तलवार उठाकर उस मोहल्ले में हर किसी को मार दूं। लेकिन फिर मैंने सोचा, फिर हमें और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। तो फिर मैंने गांधी जी से मिलने की कोशिश की, उन्हें यह बताने के लिए कि अहिंसा परमो धर्म इस श्लोक की एक और पंक्ति भी है जो कहती है धर्म अहिंसा तथैव च। अगर आपका धर्म खतरे में हो तो उसे बचाने के लिए हिंसा भी आपका कर्तव्य है। लेकिन वो पहले ही निकल चुके थे और मैं उनसे मिलता भी तो क्या फर्क पड़ता। वो सिर्फ एक प्रार्थना करते और हमें शांति संदेश दे देते। रघुपति राघव राजा राम का जाप करने के लिए कहते। एक ही जाप, मरने वालों के लिए और मारने वालों के लिए भी। रघुपति राघव राजा राम। पंडित, फिर भी तुम जो करने की सोच रहे हो वो बहुत भयानक है। क्या हमें एक बार तात्याराव सावरकर से राय नहीं लेनी चाहिए? नहीं। क्यों? उन्हें इस योजना की भनक भी ले लेनी चाहिए। मैं उनकी मौन स्वीकृति भी नहीं चाहता। यह योगदान मैं उनके यज्ञ में नहीं देना चाहता। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि अगर गांधी जी को राजनीतिक संत बनना है तो उन्हें स्वामी रामदास के आदर्शों को अपनाना चाहिए। स्वामी रामदास हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ खड़े रहे, लेकिन उन्होंने उनके स्वराज्य निर्माण में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया। नहीं, लेकिन सुनो, मुझे तुमसे 2 वचन चाहिए नाना। दिए। तुमने पूछा नहीं कौन से वचन? परछाई कभी शरीर से सवाल नहीं करती कि कहां जा रहे हो। वो सिर्फ शरीर के साथ चलती रहती है बिना कोई सवाल किए। तो याद रखो, आज से मैं अकेला चलूंगा। तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। क्यों? पंडित, आज तक हमने सारे काम अब नहीं नाना, अब नहीं। मैं नहीं चाहता कि एक वध के लिए 2 लोग फांसी पर चढ़े। लेकिन पंडित, और दूसरा संपादकीय जो मैंने आज लिखा है, मैंने इस पर तारीख नहीं डाली है। गांधी जी के वध के अगले ही दिन तुम इसे इंग्लिश में पब्लिश करोगे। सन्नाटा बिना शब्दों के बहुत कुछ कह गया। नाना अपने दोस्त नथुराम की तरफ खुले मुंह घूरता रह गया। उसे अच्छी तरह से पता था कि उसके कुछ भी कहने से नथुराम का मन बदलने वाला नहीं है। लेकिन सच में ये एक डरावनी और साहसिक योजना थी। मैंने गांधी जी को सिर्फ हमारे राष्ट्रपिता के रूप में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के राष्ट्रपिता के रूप में भी सोचना शुरू कर दिया था।
इसलिए उनका वध अपरिहार्य था। इसलिए एक दोपहर में बिरला भवन पहुंचा। गांधी जी एक खाट पर बैठे थे। वल्लभ भाई पटेल की पोती पास ही में खेल रही थी, लेकिन मैं उन्हें बिना किसी के देखे मारकर भागना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि ये भीड़ के सामने हो, और मैं जानता था कि उनकी शाम की प्रार्थना में बड़ी भीड़ होती है। इसलिए मैंने 30 जनवरी की शाम को अपनी योजना को पूरा करने का दिन चुना। जनवरी शाम 5 बजे, वो दिन जिसने भारत की राजनीतिक और मानसिक नियति को हमेशा के लिए बदल दिया। बिरला भवन के बगीचे में भीड़ इकट्ठा हो रही थी। हर कोई अपने महात्मा की झलक के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। रघुपति राघव राजा राम की हल्की धुन वातावरण को और भी शांत कर रही थी। गांधी जी चरखा चला रहे थे। एक पुलिस अधिकारी आईजीपी अर्जुन दास प्रवेश करते हैं। प्रणाम बापू। आओ बेटा, बैठो। तुम आईजीपी अर्जुन दास हो ना? हाँ बापू। हाँ, हम पहले कहीं मिले हैं। हम मिले थे? हाँ, मुझे याद करने दो। जब जवाहर हैदराबाद में थे तब तुम उनके साथ थे। जी बाबू, आपकी अड़चन के बाद आप बहुत कमजोर थे उस समय। सिर्फ शरीर कमजोर होता है, मन नहीं। तो आज कैसे आना हुआ? शाम की प्रार्थना में हिस्सा लेने के लिए। जी बाबू, और आपसे अनुमति चाहता हूँ कि हम आपके साथ प्रार्थना सभा में रहें। मेरी अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी मेरी प्रार्थना पर आ सकते हैं। थैंक यू बाबू। बहुत सारे लोग बहुत दूर से आते हैं, तुम्हें कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। तो मैं और मेरे ऑफिसर्स आपके साथ रहेंगे बगीचे में बाहर। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, लेकिन वर्दी में नहीं। और ये रिवॉल्वर के साथ तो बिल्कुल नहीं। लेकिन बापू, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हो कि अगर कोई मुझे मारने की कोशिश करेगा तो आप उस व्यक्ति को गोली मार देंगे? बेशक। तो ध्यान से सुनो दास, अगर कोई मुझे मार देता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर मेरी जान बचाने के लिए किसी और को मारना होता है तो ये मुझे मंजूर नहीं है। लेकिन बापू, पंडित जी ने मुझे खास करके आपकी सुरक्षा के लिए भेजा है यहाँ पे। मैं उनका बॉडीगार्ड हूँ। तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ पंडित जी के बॉडी को गार्ड करो। लाइटली मत लो बापू, हमें आपकी जरूरत है। पूरे देश को आपकी जरूरत है। अगर सभी को मेरे देश के सभी लोगों की जरूरत है तो फिर कोई मुझे मारने की क्यों कोशिश करेगा? कोई सर फिरा कर सकता है बापू। पंडित जी कह रहे थे कि उन सरदार पटेल सर ने आपको मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप मानने को तैयार ही नहीं हो। फिर हमारे इंटेलिजेंस रिपोर्ट में एक रिपोर्ट हमारे पास दी और पंडित जी ने कहा है कि आपको दिखाएं ताकि आपको एहसास हो कि आपको सुरक्षा की कितनी जरूरत है। मैं न सुरक्षा चाहता हूँ और ना ही मुझे सुरक्षा की आवश्यकता है। कम से कम एक रिपोर्ट एक बार पढ़ तो लीजिए बापू। ठीक है, तुम्हारा मान रखने के लिए पढ़ लेता हूँ, लेकिन अभी नहीं। अभी बाहर लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं प्रार्थना के लिए। वही हमारी चिंता है बापू। उन भक्तों के बीच कोई हत्यारा हो सकता है। वो 20 जनवरी का बॉम्ब ब्लास्ट आपको मारने की साजिश थी बापू। हमारे इन्वेस्टिगेटर्स ने उनको पकड़ लिया है और हमारे पास उनके कन्फेशंस हैं। वो बॉम्ब आपको मारने के लिए फेंका गया था बापू।
दो आरोपी जो थे उनका नाम है मदन लाल और शंकर किस्तैया, और वो दोनों हिंदू महासभा के सदस्य हैं। मैंने कभी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग में कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन वो करते हैं ना बाबू, रेफ्यूजीज बहुत गुस्से में है बाबू, और किसी कारणवश समझते हैं कि आप देश के विभाजन के लिए आप जिम्मेदार हैं बाबू। वो समझते हैं बाहर जो हिंसा हो रही है, जो राइट्स हो रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी आप पे है। ऐसी परिस्थिति में बिना सुरक्षा के बाहर अकेले घूमना अच्छा नहीं है बाबू, खतरे से खाली नहीं है। तो या तो हम आपके साथ रहें प्रार्थना सभा में, या कुछ दिनों के लिए आपकी प्रार्थना सभा रद्द कर दें। क्या कह रहे हो? मैं प्रार्थना रद्द करूं? देखो दास जी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें मेरी फिक्र है और इसीलिए तुम ये कह रहे हो, मैं तुम्हें माफ करता हूं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने कभी किसी कारणवश प्रार्थना को रद्द नहीं किया है, कभी नहीं। जब मेरी कस्तूरबा का देहांत हुआ तब मैं उसी के साथ बैठा था। शाम को प्रार्थना के वक्त मैं उठा और रुक गया, क्योंकि उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोका। लेकिन उनके गुजरने के बाद मैंने सबसे पहले अपनी प्रार्थना पूरी की, उसके बाद मैंने शोक मनाया। नियम वही बनाए जाने चाहिए जो हम निभा सके, और तुम मुझे प्रार्थना रद्द करने के लिए कह रहे हो क्योंकि मेरी जान को कोई खतरा है? नहीं नहीं नहीं, असंभव असंभव। बाबू आपके लिए नहीं, हमारे लिए सही। उस दिन आप कस्तूरबा जी के लिए रुके थे ना, आज हमारे लिए रुक जाइए बाबू। एक सुझाव दूं आपको मैं, आपकी प्रार्थना सभा बाहर करने के बजाय हम यहाँ पे क्यों नहीं करते? उन सभी को नाराज करूं जो बाहर हमारे लिए रुके हैं। लेकिन बापू नेहरू जी भी कह रहे थे कि जवाहर तो संवेदनशील है, ओवर सेंसिटिव बच्चा है, और तुम भी कुछ कम नहीं हो। देखो, तुम्हें अपने रिवॉल्वर पर भरोसा होगा, हत्यारा को अपने रिवॉल्वर पर, लेकिन मुझे अपनी अहिंसा पर विश्वास है। जब मैं दक्षिण अफ्रीका में लड़ रहा था, क्या तुम मेरे साथ थे मेरी सुरक्षा के लिए? क्या जवाहर मेरे साथ था? मैं तो अकेला था, निशस्त्र, लेकिन मुझे अपनी अहिंसा पर भरोसा था, और अंत में मैंने जीत हासिल। उस समय हालात अलग थे बाबू। अलग हो या ना हो, एक दिन तो मुझे मरना ही है, और अगर मेरे मरने से इस देश में शांति होगी और ये दंगे बंद हो जाएंगे, तो मैं ये बलिदान देने के लिए तैयार हूं। दास जी, आप अच्छी तरह जानते हैं, मैंने कभी राम और रहीम, कृष्ण और करीम में कोई भेदभाव नहीं किया। ना ही मुझे अपने हिंदू होने पर कोई गर्व है, और ना ही न मुस्लिम न होने का कोई दुख। और अगर कोई कट्टरपंथी मुझे मारने की कोशिश करेगा, तो वो सिर्फ ये शख्स गांधी को मारेगा, गांधीवाद को नहीं। ये हमेशा याद रखना। चल, હવે લેટ થાય છે, बाहर लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, અને એમને યાદ રાખજો, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बिरला भवन के बगीचे, जहां हर शाम प्रार्थना सभा हुआ करती थी, लोग प्रार्थना के इंतजार में इकट्ठा हुए थे।
सुरक्षा गार्ड जांच कर रहे सब लोग आपस में बात कर रहे किसी को पता नहीं था कि आज का दिन किसी सामान्य दिन की तरह नहीं था। आज जो होने वाला था उसकी किसी को कल्पना नहीं थी। आज अनहोनी होने वाली थी। आज एक अहिंसा का पुजारी और एक व्यक्ति जिसके मन में हिंसा भरी थी आमने सामने आने वाले थे, और ये घटना भारत के राजनीतिक इतिहास में उथल पुथल मचाने वाली थी। शाम के करीब 5 बजे मैं बिरला भवन पहुंचा। गार्ड्स अंदर आने वाले लोगों की जांच कर रहे थे। मैं एक समूह के साथ मिलकर अंदर चला गया। 5 बजे के करीब 10 मिनट बाद मैंने गांधी जी को अंदर आते देखा। जैसे ही वो आगे बढ़े, लोग उनके पैर छूने के लिए भागने लगे। मैं भी उनके साथ आगे बढ़ा, और जैसे ही मैं गांधी जी के सामने आया, मैंने झुककर उनके पैर छुए, नमस्कार किया, एक कदम पीछे हटा, पिस्तौल निकाली और उन पर 3 गोलियां दाग दी। की आवाजें और डरे हुए लोगों का भागना शांत वातावरण को चीर गया। सरकारी तंत्र सक्रिय हो गया। पूरे देश के पुलिस बल को सतर्क किया गया। वायरलेस घोषणाएं शुरू हो गई। अटेंशन अटेंशन, सभी स्टेशनों को अलर्ट किया जा रहा है। गांधी जी को बिरला भवन में गोली मारी गई है। हमलावर को पकड़ लिया गया है और उसकी पहचान कर ली गई है। सभी स्टेशनों को अलर्ट किया जा रहा है। रिपोर्ट्स की पुष्टि हुई है कि गांधी जी का निधन हो गया है। हत्यारे को फिलहाल तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में रखा गया है। वहां से उसे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। सभी ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी कृपया लाइन पर रहे। कंट्रोल रूम तुगलक रोड से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक सभी ट्रैफिक को तुरंत सील कर दें। आई रिपीट, तुरंत सील कर दें। जी जनाब। जी जनाब। सावंत सर, महात्मा गांधी के कातिल को हमारे पुलिस स्टेशन लाया जा रहा है और उसके तहकीकात की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। चार्जशीट तैयार करो, सेक्शन 302, और हाँ, कॉन्स्पिरेसी के भी चार्जेस लगाओ, साजिश के। सर, ये बहुत अहम केस है सावंत, बहुत अहम केस है। पूरे देश की नजर इस पर होने वाली है। और हाँ, 6 महीने में मैं रिटायर हो रहा हूं। अगर तुम इस केस को अच्छे से अपनी काबिलियत से हैंडल करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर रहेगा। सो तुमने कातिल का नाम नहीं पूछा। कातिल का नाम? वो हिंदू महासभा का कार्यकर्ता है। उसका नाम है नथुराम गोडसे। शुक्र है खुदा का कि वो हमारे कौम का नहीं है, वरना मुसलमानों का कत्लेआम हो जाता। सर, कुछ कह रहे थे आप? नहीं सावंत, एक बात बताओ, तुम्हें अपने हिंदू होने पे शर्मिंदगी नहीं महसूस हो रही है? सर नहीं, क्योंकि यह कातिल गोडसे हिंदू है। नहीं सर, और क्या मुझे शर्मिंदा होना चाहिए? सच कहूं तो नथुराम मुझे अच्छा इंसान लगा। तुम जानते हो उसे? उसे नहीं, लेकिन उसके बारे में जानता हूं। मैंने लेख पढ़े उसके। बिरला भवन के बाहर ड्यूटी करते वक्त मैंने देखा है उसे। कुछ शरणार्थी वहां प्रदर्शन कर रहे थे और वो उन्हें भाषण दे रहा था, बिना चीखे चिल्लाए। वो अपने तर्क बड़े शांति से लेकिन दृढ़ता से रख रहा था।
वो मुझे बहुत संतुलित लगा सर। सर, ज्यादातर नेता मंच पर भाषण करने के दौरान कुछ और होते हैं और मंच से उतरने के बाद कुछ और। तुम तो उसकी तारीफ कर रहे हो। सिर्फ एक इंसान के तौर पर, हत्यारे के रूप में नहीं। सर, अगर आपको कोई शक है कि मैं पक्षपात कर सकता हूं तो बेहतर होगा आप मुझे इस केस से हटा दें। सावंत, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सर, व्यक्तिगत तौर पर मैं नथुराम के विचारों से सहमत हो सकता हूं, लेकिन एक पुलिसकर्मी के रूप में मैं नथुराम को केवल अपराधी मानता हूं, जिसे धारा 302 के तहत आरोपित किया गया है। इस वर्दी की ना तो कोई राय है ना भावना है। मुझे उम्मीद है आप मुझे भरोसा करेंगे। बिल्कुल। हेलो, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन। सर, प्लीज होल्ड सर। सर, गांधी जी के बेटे देवीदास गांधी आपसे बात करना चाहते हैं। मुझसे? जी। मुझसे भला क्यों बात कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम देवीदास जी, मैं सुपरिंटेंडेंट शेख बोल रहा हूँ। इन्ने लिल्लाहि व इन्ने इलैहि राजिऊन। हम सब गमज़दा हैं। नहीं सर, मैं महज कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश। माफ कीजिएगा, आप कुछ फरमा रहे थे जी। आप मुझसे मिलना? सर यकीन माने, कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ तकलीफ होगी। नहीं सर, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सर। जी बेहतर है। खुदा हाफिज़। क्या बात है सर? क्या कह रहे थे देवीदास जी? वो यहाँ आके नथुराम से मिलना चाहते हैं। लेकिन सर, उन्हें यहाँ आने दिया और गुस्से में उन्होंने कुछ कर दिया। नहीं, वो ऐसे इंसान नहीं लगे मुझे। और फिर खुदा न खास्ते अगर कुछ हुआ तो हम लोग हैं यहाँ हालात संभालने के। जी सर। सावंत, तुम चार्जशीट तैयार करो। सर, वो नथुराम गोडसे को ला रहे हैं। सर। आईजीपी अर्जुन दास हैंडिंग ओवर चार्ज ऑफ द प्रिजनर नथुराम गोडसे। मुझे प्रिजनर रिसीट फॉर्म पे सिग्नेचर चाहिए। जी सर। सर, नमस्ते, मी नथुराम गोडसे। सुप्रिंटेंडेंट शेख और मैं इंस्पेक्टर सावंत। हम पहले मिल चुके हैं ना? हाँ, बिरला भवन के बाहर जब हम धरना दे रहे थे। लेकिन आज के इस हालात में बेहतर होगा कि हम दिखाएं नहीं कि हमारी मुलाकात हुई थी। लेकिन मुझे खुशी है आपने मुझे पहचाना। मुझे बताया गया कि आप मुझे फॉर्मली गिरफ्तार करने वाले हैं, तो क्या आप शुरू करना चाहते हैं? मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है गोडसे। अब मेरी बात तुम गौर से सुनो। मैं तुम्हें महात्मा गांधी के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर रहा हूं, और याद रखो, अब से तुम जो कुछ भी कहोगे वो तुम्हारे खिलाफ अदालत में इस्तेमाल किया जाएगा। समझ गए? तो नथुराम, मेरा पहला सवाल तुमसे है। शेख साहब, क्या मैं कल सुबह अपना बयान देना शुरू कर सकता हूं? क्यों? इतने दिनों का तनाव एकाएक खत्म होने से मैं थक गया हूं। तनाव? कैसा तनाव? सारी तैयारी, शारीरिक और उससे भी ज्यादा मानसिक तौर पर, असली घटना से ज्यादा तनावपूर्ण थी। मैंने सोचा था मैं बस ट्रिगर दबाऊंगा, गांधी जी का वध करूंगा और फिर लोग तुरंत आकर मुझे पकड़ लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई मुझे पकड़ने आगे नहीं आया। गांधी जी के वो सारे भक्त अपनी जान बचाने के लिए पीछे हट गए। उस भीड़ के बीचों बीच सिर्फ हम दो ही लोग बचे थे, मैं और जमीन पर पड़े हुए गांधी जी।
मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगा। ऐसा लगा जैसे रंगमंच का एक अंक खत्म हो गया और दूसरे की खत्म होने की तैयारी हो रही है। तो तुम कबूल करते हो कि तुमने गांधी जी का कत्ल किया है? मैं कबूल करता हूं कि मैंने गांधी जी का वध किया है। और सर पे ये चोट? वहां पे धक्का मुक्की हुई और किसी ने जोर से मेरे सिर पर मारा और मेरा खून बहने लगा। गांधी जी वहां खून में लथपथ पड़े थे और फिर मेरे खून की एक बूंद उनके खून में मिल गई और मुझे सुकून महसूस हुआ कि मेरे लिए उनके बलिदानों के प्रति मेरी सच्ची श्रद्धांजलि थी। तो क्या शेख साहब हम कल शुरू कर सकते हैं? नहीं गोडसे, ये मुमकिन नहीं है। यस, कल लोकसभा में गृह मंत्री को बयान देना होगा। आप सही कह रहे हैं, मैं समझ गया। चलिए शुरू करते हैं। सावंत, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। एक एक लफ्ज जो इसके मुंह से निकले सब लिखो। शुरू करें? जी। मैं नथुराम विनायक गोडसे, मैं ये बयान अपने पूरे होश में और मर्जी से दे रहा हूं। आज शाम, आज की तारीख डालना प्लीज, करीब 5:30 बजे बिरला भवन के बाहर 3 गोलियां दागकर मैंने श्री मोहनदास करमचंद गांधी का वध किया। वहां साइन के लिए थोड़ी जगह छोड़कर मेरा नाम लिख दीजिए, नथुराम विनायक गोडसे। बस इतना ही? हाँ। शेख साहब, क्या मुझे साइन करने के लिए पेन मिल सकता है? एक बार मैंने साइन कर दी तो मैं भी फ्री हो जाऊंगा और आप भी। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? ये तुम्हारा पूरा कन्फेशन है? हाँ, ये गांधी जी के वध का पूरा कन्फेशन है, सीधा और संक्षिप्त। गांधी जी की हत्या का ये तुम्हारा पूरा स्टेटमेंट है? मैंने गांधी जी की हत्या नहीं की। क्या? अभी अभी तुमने कबूल किया कि तुमने गांधी जी की हत्या की है? मैं फिर से कह रहा हूं सर, मैंने गांधी जी की हत्या नहीं की। लाहौल विला कोवत गोडसे, अभी अभी तुमने कबूल किया कि 3 गोलियां मारकर तुमने गांधी जी की हत्या की है। मेरा स्टेटमेंट फिर से पढ़िए सर, मैंने कहा है मैंने गांधी जी का वध किया। ओह, हत्या नहीं? हाँ, क्या फर्क है? फर्क बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा फर्क। हत्या एक निंदनीय घृणित अपराध है, वध करना एक कर्तव्य। लेकिन गोडसे, नतीजा दोनों का एक ही होता है। नतीजा भले वही हो लेकिन मतलब नहीं। क्या आप यह कहेंगे कि कृष्ण ने कंस की हत्या की थी, या भगवान राम ने रावण की हत्या की थी, या छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान की हत्या की थी? वो अलग बात थी गोडसे, वो अपना फर्ज निभा रहे थे। धन्यवाद, आपने फर्क तो समझा। तुम्हारी उल जलूल की फजूल की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। वहां बैठो चुपचाप, और जो सवाल कर रहा हूं उसका सीधा सीधा जवाब दो। बिरला भवन में तुम्हारे साथ कौन था? बहुत सारे लोग थे जो प्रार्थना के लिए आए थे। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो वहां प्रार्थना के लिए आए थे। मैं पूछ रहा हूं, बिरला भवन में तुम्हारे साथ इसमें कौन था? मेरे साथ? किस लिए? ये हत्या, कत्ल, वध, या जो भी तुम उसे कहना चाहते हो। उसके लिए मुझे लोगों की क्या जरूरत? ट्रिगर दबाने के लिए बस एक ही आदमी काफी है। वैसे देखा जाए तो एक उंगली भी काफी है ना? और इस साजिश के लिए? माफ करा शेख साहब, पर आप मेरी क्षमता का अपमान कर रहे हैं। एक वध की पूरी योजना बनाना और उसे अंजाम देना, क्या
क्या मैं ये अकेला नहीं कर सकता हूं? तुम्हें पिस्तौल कहां से मिली? मैंने एक शरणार्थी से खरीदी। क्या नाम है उसका? नाम नहीं, कुछ आइडिया नहीं, मैं उसे जानता नहीं हूं। लेकिन देखोगे तो पहचान तो जाओगे ना? मुझे नहीं लगता। कमाल है कोट से। मुझे लगा कि तुम किसी से एक बार मिल लो तो उसकी सूरत तुम कभी नहीं भूलते हो। तुमने ये सावंत को भी पहचान लिया? हाँ, मैंने सावंत साहब को पहचान लिया। कल मैं आपको भी पहचान लूंगा। लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से उस शरणार्थी को नहीं पहचानोगे ना? शेख साहब, मैं आपको या सावंत साहब को पहचान सकता हूं क्योंकि आप लोगों का एक चेहरा है जिसकी एक पहचान है। आप लोग उस जनसंहार का हिस्सा नहीं हैं जिन्हें अपने पीछे अपना सब कुछ छोड़कर इस देश से भागना पड़ा। आपने बेबसी में अपने ही लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखा। आपकी मां और बहनों का आपके सामने बलात्कार नहीं हुआ। इसलिए आपका एक चेहरा है शेख साहब, इसलिए आपका एक चेहरा है। लेकिन वो शरणार्थी, उनका कोई चेहरा नहीं है। उनके चेहरों की जगह सिर्फ दर्द है, निराशा है और अपने भविष्य को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ऐसे में आप एक को दूसरे से कैसे पहचान सकते हैं शेख साहब? तुम सावरकर को जानते हो? हाँ, केवल जानता हूं, मैं उनकी पूजा करता हूं। हाँ, मुझे बताया गया है कि उसकी तस्वीर तुम्हारे अखबार अग्रणी के फ्रंट पेज पे रहती है। हाँ, मैंने कहा ना, मैं उन्हें पूछता हूं। तो वो भी इस साजिश में शामिल है। क्यों? केसरी अखबार जो लोकमान्य तिलक जी ने शुरू किया था, उसमें आज भी उनकी तस्वीर फ्रंट पेज पे छपती है, जबकि उन्हें गुजरे हुए काफी वक्त हो गया है। तो क्या आज जो भी उस अखबार में छपता है उसके लिए आप लोकमान्य तिलक जी को जिम्मेदार ठहराएंगे? तुम्हारे पास मेरी हर बात का जवाब है ना गोडसे? यह बताओ, सावरकर का इस गांधी हत्या के बारे में क्या ख्याल था? सच कहूं तो मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है। इस विषय में कभी हमारी बातचीत नहीं हुई। हाँ, लेकिन आप अगर उनसे मिलते हैं तो पूछ सकते हैं। वो हमेशा ईमानदारी और निडरता से बात करते हैं। बेहतरीन, ये बहुत ही बेहतरीन आइडिया दिया है तुमने। सावंत, बॉम्बे पुलिस को फोन करो और उनसे कहो कि सावरकर को गिरफ्तार करे। सावरकर को फौरन गिरफ्तार करें। आप उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन मुझे शक है कि आप उन्हें नियंत्रण में रख पाएंगे। गोडसे, फजूल की बातें मत करो मेरे साथ। नहीं, क्योंकि शारीरिक गिरफ्तारी होती है, लेकिन नियंत्रण मन का होता है। हेलो, बॉम्बे पुलिस? हाँ, मैं दिल्ली से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर सावंत। आपको मिस्टर सावरकर को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स है गांधी हत्या के मामले में। अच्छा सर, वो कह रहे हैं कि मिस्टर सावरकर के घर के बाहर एक वायरलेस हमेशा खड़ी रहती है। मैं जानता हूं। वो उनसे संपर्क कर रहे हैं। बेहतर। हाँ बोलिए। अच्छा सर, वो कह रहे हैं मिस्टर सावरकर शायद सो रहे होंगे, उनके जागने पर उन्हें गिरफ्तार करेंगे। क्या मजाक है ये? सुपरिंटेंडेंट शेख बोल रहा हूं। मैं आपको हुक्म देता हूं कि सावरकर को तुरंत गिरफ्तार करो। देखो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वो जगह है या सो रहा है। सावरकर को फौरन से पेशतर गिरफ्तार करो। लगता है बॉम्बे पुलिस में अभी भी कुछ शिष्टाचार बाकी है। गोडसे, अपनी हदें पार मत करो और मेरे बर्दाश्त करने की हदों को मत परखो। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि बिना किसी हील हुज्जत के तुम अपना बयान दो, वरना। शेख साहब, मुझे किसी कन्फेशन के लिए टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कबूल किया है कि मैंने गांधी जी का वध किया है। हाँ, लेकिन वध के पीछे के कारण मैं यहां नहीं बताऊंगा आपके सामने। मैं उन्हें कोर्ट में स्पष्ट करूंगा। हाँ, इसके बावजूद अगर आप पूरी रात जागकर मुझसे सवाल करना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूं। पूरी रात क्या? माफ कीजिएगा सुपरिंटेंडेंट शेख। सर,
नमस्कार शेख साहब। आदाब। मैं देवीदास मोहनदास गांधी। मैं सुपरिंटेंडेंट शेख, वो इंस्पेक्टर सावंत है, और ये नमस्ते देवीदास जी, मैं नथुराम गोडसे। मैं आपको जानता हूं, हम एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिले थे। आप हिंदुस्तान टाइम्स से आए थे और मैं अपने अखबार अग्रणी के संपादक के रूप में आया था। मुझे कुछ ठीक से याद नहीं। नहीं, मैं आपकी मानसिक स्थिति समझ सकता हूं। मुझे आपको और आपके पूरे परिवार को हो रहे दर्द का अफसोस है। प्लीज मेरी संवेदनाएं उन तक पहुंचाइए और प्लीज मुझ पे विश्वास कीजिए। मैंने गांधी जी का वध किसी भी व्यक्तिगत दुश्मनी से नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों से था। मैंने उनका वध किया, लेकिन कभी भी उनका अपमान या तिरस्कार नहीं किया। गोली चलाने से पहले मैंने झुककर उनके चरण छुए थे। वो प्रणाम उनकी सच्ची देश सेवा और उनके देश के लिए बलिदानों के लिए था। मैंने उन्हें लड़ाई में लड़ते हुए एक योद्धा की मौत दी है। You don't sound like a maniac. Because I am not. फिर भी तुमने हत्या की, वो भी एक अहिंसा के पुजारी। आपकी अहिंसा की व्याख्या क्या है देवीदास जी? अहिंसा नहीं, ठीक है, आपकी हिंसा की व्याख्या क्या है? वायलेंस, किसी की जान लेना। और अगर वो आत्मरक्षा में हो या पूरे देश के भलाई के लिए हो, और अगर आप उसे हिंसा कहे, तो उन सैनिकों का क्या जो बॉर्डर पर युद्ध लड़ रहे हैं? क्या उन्हें अपने हथियार डालकर दुश्मन की गोलियों का स्वागत करना चाहिए? क्या यह आपके लिए अहिंसा होगी? गोडसे, किसी की जान लेना हमेशा गलत है और हिंसा है। शेख साहब, आप हमेशा अपने साथ एक पिस्तौल रखते हैं। इतने सालों की ड्यूटी में आपने कभी तो उसका इस्तेमाल किया होगा। किया है, 3-4 बार किया है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के खिलाफ किया है जो गलत थे और जिनका मरना लाजमी था। मतलब आप मानते हैं और अच्छे और बुरे मर्डर में फर्क करते हैं। आई एम सॉरी देवीदास जी, ये इस चर्चा का सही वक्त नहीं है। इस वक्त आपके पूरे परिवार को आपकी जरूरत है। अगर आप उनके साथ रहेंगे तो उनका दुख थोड़ा कम हो जाएगा। हम बाद में मिल सकते हैं। ये मुझे कल ही फांसी पर नहीं लटकाएंगे। ये केस कुछ वक्त और चलेगा। आप और मैं बाद में मिलकर बात कर सकते हैं। मैं यहाँ आया था एक बेरहम, बेपरवाह हत्यारे का चेहरा देखने, लेकिन तुमसे मिलने के बाद पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं होगी। नमस्ते शेख साहब, चलता हूं। साहब, क्या मैं अब कन्फेशन पे साइन कर सकता हूं? मुझे मेरी रगों में बहते लहू ने ललकारा था, इसीलिए मैंने गांधी को दिल्ली जाकर मारा था। तुम चाहते तो लाल किले पर भगवा फहरा सकते थे, तुम चाहते तो पिंडी पर भी झंडा लहरा सकते थे, तुम चाहते तो जिन्ना को अपने चरणों में झुकवा सकते थे, तुम चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे।
तुम चाहते तो दो धर्मों में इतने दुखड़े न होते, तुम चाहते तो भारत मां के टुकड़े टुकड़े न होते। लेकिन हट में हमलों से अनजान बन बैठे तुम, जाने क्यों खुद ही खुद में भगवान बन बैठे तुम। 47 में शेर हमारे सिंहासन को मिल जाता और कमल भारत का पूरी कायनात में खिल जाता। मुझे मेरी रगों में बहते लहू ने ललकारा था, इसीलिए मैंने गांधी को दिल्ली जाकर मारा था, इसीलिए मैंने गांधी को दिल्ली जाकर मारा था। Ladies and gentlemen, now a brief interval of 10 minutes. We intend to start the play as soon as possible. आइडियाज द एंटरटेनमेंट कंपनी और परितोष पेंटर पेश करते हैं नथुराम गोडसे को मरना होगा। प्रोड्यूस्ड बाय सेजल दीपक पेंटर, written and directed by Bharat Dabholkar. The cast: जल्लाद राहुल डेंगड़े, पीड़ित व्यक्ति मंगेश देसाई, जुबेदा और नरेटर डॉक्टर दीपा भाजेकर, इंस्पेक्टर सावंत संदीप जंगम, नाना आप्टे और दिगंबर बड़गे कौस्तुभ सावरकर, सुपरिंटेंडेंट शेख मोहन आजाद, आईजीपी अर्जुन दास भरत दाभोलकर, देविदास गांधी और महात्मा गांधी अनंत महादेवन, और नथुराम गोडसे विकास पाटिल। श्री प्रदीप दळवी द्वारा लिखित मराठी नाटक से अनुवादित। क्रिएटिव डायरेक्टर आशुतोष जरे, म्यूजिक डायरेक्टर साई पीयूष, लाइट्स डिजाइन्ड एंड ऑपरेटेड बाय राजेश शिंदे, कॉस्ट्यूम डिजाइनर चैत्राली डोंगरे, सेट्स डिजाइन्ड बाय हरेश सोलंकी, द स्टेज आर्ट, मीडिया कंसल्टेंट पराग देसाई, यूनिवर्सल कम्युनिकेशन, पब्लिसिटी दीपक सोमैया, थिएट्रिक्स पब्लिसिटी, पब्लिसिटी डिजाइन्ड बाय अनंत सोनावणे, फ्लो डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट जिमी थॉमस, सोशल मीडिया सुनील गुप्ता, मेकअप एंड हेयर राजेश परब, लाइट्स एंड साउंड सप्लायर संजय नागोड़कर, म्यूजिक ऑपरेटेड बाय अविनाश रासम, बैक स्टेज मैनेजमेंट वसीम शेख, गणेश मंडलिक, ऋषिकेश बागवे, अभिजीत दड़ी, स्टूडियो पंचम स्टूडियो, मिक्स मास्टर दर्पण अग्रवाल। स्पेशल थैंक्स विनय परब, मिसेस प्रज्ञा प्रदीप दड़वी, मिस्टर उदय धुरत of Mauli Productions, निनाद कामत, अंकुर काकतकर एंड कश्यप सोमपुरा। आइडियाज द एंटरटेनमेंट कंपनी और परितोष पेंटर पेश करते हैं नथुराम गोडसे को मरना होगा। प्रोड्यूस्ड बाय सेजल दीपक पेंटर, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय भरत दाभोलकर। एक्ट 2। बीती हुई रात के दुख को छुपाने की कोशिश करता। रात का सन्नाटा सुबह की हल्की किरणों से धीरे धीरे बदल रहा था, मानो कि सूरज अपनी रोशनी से बीती हुई रात के दुख को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। कई दिनों के बाद वध की पूरी प्लानिंग करना, पिस्तौल लाना, उसे साफ करना, गोलियों का परीक्षण करना, ट्रायल फायरिंग, ये सब इतना तनावपूर्ण था कि नींद आनी मुश्किल हो गई थी। सच कहूं तो उस रात अखंड हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही लोग सोए होंगे, मैं और अपनी चिरनिद्रा में गांधी जी।
फर्क बस ये था कि उनके जिंदगी का सफर खत्म हो चुका था और मेरे अंत की शुरुआत हो चुकी थी। बाहर पूरा देश उथल पुथल में था, बहुत से लोग, और क्योंकि मैं एक ब्राह्मण था, खासकर ब्राह्मण मारे जा रहे थे। और विडंबना यह थी कि उन्हें मारने वाले वही लोग थे जो अहिंसा के, गांधी जी के अहिंसा के कट्टर समर्थक थे। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा परिवार बच गया, क्योंकि उन्हें कहीं और रखा गया था। और अगले ही दिन गिरफ्तारी की श्रृंखला शुरू हो गई। करकरे, डॉक्टर परसुरे, शंकर किस्तैया, नाना आप्टे, मेरा छोटा भाई गोपाल, मदनलाल बड़गे और ताताराव सावरकर। सच कहूं तो ताताराव का इस सबसे कोई लेना देना नहीं था। वो पूरी तरह से निर्दोष थे और कोर्ट उन्हें रिहा कर देती, लेकिन सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए उसमें घसीटा गया था। अच्छी बात यह थी कि उनके साथ कैद में कुछ वक्त बिताने का मौका हमें मिला। वो हमें मदनलाल धिंगरा और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणादायक कहानियां सुनाते थे। हम सब आपस में कहानियां और देशभक्ति पर गीत साझा करते थे, माहौल को हल्का रखने के लिए। सिर्फ दिगंबर बड़गे सबसे अलग रहता था, कभी किसी से घुलता मिलता नहीं था। बाद में उसने सरकारी गवाह बनकर हमारे खिलाफ कोर्ट में बयान दिए। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं आखिरी बार उससे मिला था। उसे अपने आखिरी बयान के लिए कोर्ट ले जाया जा रहा था और इंस्पेक्टर सावंत ने चालाकी से हमारी मुलाकात करवाई थी। दिगंबर बड़गे वास्तव में एक इल्लीगल हथियारों का सप्लायर था, जिसने नथुराम के लिए पिस्तौल प्राप्त की थी। लेकिन ट्रायल फायरिंग में पिस्तौल ठीक से काम नहीं कर रही थी, इसीलिए नथुराम को किसी और से दूसरी पिस्तौल प्राप्त करनी पड़ी। जेल में बड़गे ने सरकारी गवाह बनकर अपनी खुद की जान बचाने के लिए अपने साथियों के खिलाफ गवाही दे दी। उसकी अंतिम सुनवाई के पहले उसे नथुराम से मिलवाया गया। इंस्पेक्टर सावंत उसे हथकड़ियों में अंदर ले आए। बड़गे, सरकारी गवाह के तौर पर आखिरी बयान के लिए तुम्हें अदालत पेश होना है। वो तुम्हें सवाल करेंगे, वो पूछेंगे कि क्या बयान देने के लिए तुम्हें टॉर्चर किया गया, मजबूर किया गया। मैं सच बताऊंगा। कोई दिलचस्पी नहीं तुम कौन सा सच बताओगे या नहीं बताओगे। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे बयान की वजह से नथुराम के अलावा कुछ अन्य लोगों को भी फांसी हो सकती है। अगर तुम तुम्हारा बयान बदलना चाहते हो तो ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अच्छा, तो आप इशारा कर रहे हैं कि मुझे बयान बदलना चाहिए? मैं कोई इशारा नहीं कर रहा हूं बड़गे, मेरी वर्दी इशारा करने की इजाजत नहीं देती। मैं तुम्हें सिर्फ बताना चाहता हूं कि तुम्हारी बयान की वजह से नथुराम के अलावा कुछ अन्य लोगों को भी फांसी हो सकती है। अगर तुमने यह बयान नहीं दिया तो इस देश की कोई अदालत उन्हें फांसी नहीं दे सकती। पता है, बार बार मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं। बड़गे, हेलो, कंट्रोल रूम, इंस्पेक्टर सावंत बात कर रहा हूं। मैं बड़गे को कोर्ट रूम ले जा रहा हूं। हाँ, डॉक्यूमेंट्स तैयार है। नथुराम, तुम्हें कुछ पेपर साइन करने हैं। पंडित, कसा आहेस पंडित?
कैसे हैं तात्याराव, गोपाल और बाकी सब? पंडित, मैं जानता हूं कि तुम सब लोग मुझसे नाराज हो, मुझे अपना नहीं मानते, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम जैसा नहीं हूं, कायर हूं मैं, डर गया था मैं बस एक आम इंसान हूं। पंडित, तुम अलग हो, अपने संकल्प में दृढ़। पंडित, तुम मान सम्मान पीड़ा इन सब से परे हो। वो भगवत गीता का श्लोक है ना, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, वो तुम पे कितना लागू होता है। जब तुम गांधी जी पे गोली चला रहे थे, उस वक्त गांधी जी ने तुम्हारे आंखों में देखकर यही सोचा होगा कि यही सही आदमी है ये सब करने के लिए। पंडित, मैंने सुना कि बिरला भवन में लोगों ने तुम्हें बहुत पीटा, लेकिन वो लोगों के गुस्से की एक प्रतिक्रिया थी। तुम्हें पता है, पुलिस ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, वो मैं सह नहीं पाया, इसलिए उस सब से बचने के लिए मुझे सरकारी गवाह बनना पड़ा। हो सके तो क्षमा करना मुझे। चलो बढ़ गए, कोर्ट जाने का समय हो गया, और याद है ना मैंने जो भी कहा है? एक मिनट सावंत साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आप बड़गे से जो कह रहे थे मैंने सुना। जब कोई ये वर्दी पहन लेता है ना, तो भले ही उसके अपने लोग कानून क्यों ना तोड़े, वो इस वर्दी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। आपको किसी कैदी से कितना भी लगाव क्यों ना हो, आप कानून के साथ नहीं खेल सकते, और किसी गवाह को उसे मदद करने के लिए प्रभावित नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे हैं मैं किस और इशारा कर रहा हूं। और मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। क्या मैं बड़गे से बात कर सकता हूं? मतलब? मैंने सोचा आपकी बात हो चुकी होगी। कैसे करता? मैंने आपसे परमिशन नहीं ली थी। तो क्या मैं अब बड़गे से बात कर सकता हूं? ठीक है, मैं बाहर इंतजार करता हूं। क्यों? सच को गवाहों से कोई समस्या नहीं होती। प्लीज रुकिए। दिगंबर, किए हुए कर्म पर पछताने का कोई फायदा नहीं है। हम में से कोई भी तुम पर नाराज नहीं है। जिंदगी से प्यार करना, उसे बचाने के लिए कोशिश करना, यह कोई गुनाह नहीं है। हाँ, लेकिन खुद की जान बचाने के लिए किसी और की जान को दांव पर लगाना यह गुनाह है। ये याद रखो। हम में से कोई भी तुमसे इसलिए शर्मिंदा नहीं है कि तुम्हें हमारी योजना में साझेदारी से इनकार कर दिया। मेरे खिलाफ दिए हुए बयान पर कायम रहो। मैंने जो किया है उसके लिए मुझे फांसी होनी ही चाहिए। गांधी जी मरे, नथुराम को भी मरना ही होगा। लेकिन अपने फायदे के लिए झूठे बयान मत दो। तुम जानते हो कि सावरकर का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर कोई तुम्हारा इस्तेमाल करके उन्हें फंसाने की कोशिश करे तो ये मत होने देना, क्योंकि इस झूठ की कोई माफी नहीं है। स्वयं ईश्वर भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। ओ सावंत साहब, अगर आपको ऐसे लगता है कि इसकी झूठी गवाही की वजह से सावरकर जी को सजा होगी, तो उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि सूर्य को कभी ग्रहण नहीं लगता। वो हमारा दृष्टि दोष है।
कल अगर कोई आदमी चांद पर पहुंच जाए और वहां से देखे तो उसे एहसास होगा कि सूर्य को कभी ग्रहण नहीं लगता। क्या था? चलो बढ़ गए। और फिर मेरे मुकदमे का अंतिम दिन आ गया। प्रोसिक्यूशन के सारे तर्क और बयान पूरे हो चुके थे। मेरे बयान के बाद माननीय न्यायाधीश को अपना फैसला सुनाना था। उस पूरी कोर्ट की कार्यवाही में मैं पहली और आखिरी बार अपना बयान देने वाला था। यही वो क्षण था जिसके लिए मैं जिंदा था, वरना मैं चौथी गोली का उपयोग खुद को मारने के लिए कर सकता था। लेकिन मैं पूरे देश के सामने अपने कृत्य का कारण रखना चाहता था। यह बताना चाहता था कि मैंने जो किया वो क्यों किया। मैं लोगों को यह बताना चाहता था कि गांधी जी भले ही एक महान इंसान थे, लेकिन आखिरकार वो भी एक इंसान ही थे, हम सबकी तरह। दुनिया को यह जानना जरूरी था कि कैसे हिंदुओं को बार बार उनके पक्षपाती होने के कारण अत्याचार सहने पड़े। और चूंकि सभी अखबारों के रिपोर्टर्स वहां मौजूद थे और रोजाना कार्यवाही की रिपोर्टिंग कर रहे थे, मुझे विश्वास था कि मेरी यह बात हर भारतीय तक उनके अखबारों के जरिए पहुंच जाएगी। और आखिरकार वो दिन आ गया। कोर्ट पूरी तरह से भरी हुई थी। फैसले को लेकर कोई सस्पेंस नहीं था। मुझे फांसी होने ही वाली थी और यह सही भी था। लेकिन मैं यह भी जानता था कि पूरे देश में मुझे कोई समर्थन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं गोडसे था, एक हिंदू ब्राह्मण। तारीख थी 8 नवंबर 1948, समय सुबह 11 बजे। मुकदमे की विस्तृत जानकारी न्यायमूर्ति खोसला लिखित पुस्तक से ली गई है, जो इस केस के जज थे। अब दृश्य अदालत में बदलता है। पंजाब हाई कोर्ट वाइसरॉय के एक पुराने बंगले में स्थापित था। न्यायमूर्ति खोसला एक सम्मानित न्यायाधीश थे जो इस मसले की सुनवाई कर रहे थे। अदालत आम नागरिकों से खचाखच भरी हुई थी जो इस मामले को देख रहे थे, लेकिन ज्यादातर अखबारों के प्रेस रिपोर्टर्स से जो इस केस की रोजाना जानकारी दे रहे थे। और आज का दिन सबसे बड़ा दिन था। आज नथुराम बताने वाला था कि उसने जो किया वो क्यों किया। हर प्रेस रिपोर्टर के लिए यह बयान एक धमाका था, लेकिन उन्हें जो पता नहीं था और जो नथुराम को पता नहीं था और जो न्यायमूर्ति खोसला को भी पता नहीं था, वो एक बड़ा झटका था। सरकार ने इस केस की रिपोर्टिंग पर पूर्ण और सख्त प्रतिबंध लगाया था। पुलिस अदालत में घुसी, रिपोर्टर्स के पेन छीन लिए, उनके राइटिंग पैड्स को फाड़ दिया गया और उन्हें चेतावनी दी गई कि अगर नथुराम के केस की रिपोर्टिंग की तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आदेश स्पष्ट था। नथुराम के बयान का एक भी शब्द रिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। All rise, all rise. The court is in session now. Justice Khosla presiding. अभियुक्त नंबर 1 श्री नथुराम विनायक गोडसे, आपने अभियोजन पक्ष द्वारा आपके खिलाफ पेश किए गए गवाहों और सबूतों को सुना है। आपने खुद का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील रखने का अधिकार छोड़ दिया है। आपने इस अदालत से खुद का बचाव करने की अनुमति मांगी है। क्या आपके पास अपने बचाव में कुछ कहने के लिए है? जज साहब, आपकी अनुमति हो तो मैं अपना बयान पढ़ना चाहूंगा। अनुमति दी जाती है। प्लीज प्रोसीड। थैंक यू मिलॉर्ड। मैं नथुराम विनायक गोडसे, एक्यूज नंबर 1, यह बयान देना चाहता हूं
और मैं इस कृत्य में किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं था। सरकारी गवाह श्री बड़गे द्वारा किए गए बयान, जिसमें कुछ अन्य लोगों की इस तथाकथित साजिश में शामिल होने की बात कही गई है, पूरी तरह से झूठे हैं और उन्होंने मेरे सामने यह कबूल किया है। उन्हें गंभीर शारीरिक और मानसिक टॉर्चर के बाद यह बयान देने के लिए मजबूर किया गया था। न तो श्री सावरकर और न ही इस मामले में अन्य अभियुक्त सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से मेरे कृत्य में शामिल थे। मैं मानता हूं कि मैंने एक पिस्तौल हासिल की, उसमें गोलियां भरी और 3 राउंड फायर किए, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी की मृत्यु हुई। यह सच है कि मैंने यह कृत्य इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि गांधी जी हिंदुओं के प्रति न्याय नहीं कर रहे थे और मुसलमानों को अधिक से अधिक रियायतें दे रहे थे। लगातार हिंदुओं को सहिष्णुता सिखाकर वो उन्हें अन्याय के खिलाफ खड़े होने में नपुंसक बना रहे थे। हिंदुस्तान में वो हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे और इसके लिए उन्होंने 13 जनवरी 1948 को अनशन करने का निर्णय लिया। मुझे लगा उनका अनशन अनावश्यक था क्योंकि उन्हें इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त थी कि उनके एक शब्द पर हिंदू और मुसलमान दोनों एक देश में शांतिपूर्वक साथ रह सकते थे। हालांकि उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांत बहुत महान थे, लेकिन यह सोचना कि इंसान उन्हें पूरी तरह से मानेगा, यह भोलापन है। और गांधी जी लगातार हिंदू और मुस्लिमों में पक्षपात करते रहे। दिल्ली में ही उन्होंने हिंदू मंदिरों में प्रार्थना सभाएं आयोजित करनी शुरू कर दी थी और मंदिर के पुजारियों के विरोध को नजरअंदाज करके उन्होंने मंदिर में कुरान पढ़ना शुरू किया। लेकिन उसी समय उन्होंने मस्जिद में गीता पठन करवाने की जिद नहीं की जो मंदिर के सामने ही थी। इस तरह का भेदभाव गांधी जी के खिलाफ गुस्से को और बढ़ाता गया। और सच कहूं तो हमें मोहम्मद अली जिन्ना के प्रधानमंत्री बनने से कोई आपत्ति नहीं थी। हिंदू और मुसलमान एक देश में साथ रह सकते थे जैसे वे सालों से रहते आ रहे थे। लेकिन कुछ भारतीय नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और गांधी जी का उनको समर्थन मेरी मातृभूमि के विभाजन का कारण बना और 5 करोड़ मुसलमान जो हमारे साथ रहते थे एक नए देश का हिस्सा बन गए। और मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन यह विभाजन भविष्य में हमारे देश की शांति के लिए एक स्थायी सिरदर्द और खतरा बन सकता है। और आखिरकार जब नए बने पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया और साथ ही भारत से 55 करोड़ रुपए की मांग की, तब भारतीय सरकार ने सर्वसम्मति से उनकी मांग को ठुकरा दिया। लेकिन गांधी जी ने भावनात्मक रूप से सरकार को ब्लैकमेल किया और अनशन पर बैठकर सरकार को 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने के लिए मजबूर कर दिया। और वो ये सब चुनी हुई कांग्रेस कैबिनेट के फैसलों को नजरअंदाज करके कर रहे थे। और क्योंकि उनके पास कोई शासकीय पद नहीं था, उन्हें उनके इस असंवैधानिक पद से हटाना मुमकिन नहीं था। इसलिए उनका वध ही उन्हें राजनीतिक मंच से हटाने का एकमात्र उपाय था। और जैसा मैंने पहले कहा था, विभाजन की भयावहता, हिंदुओं का बेरहमी से कत्ल, हिंदू औरतों का असहनीय बलात्कार और शरणार्थियों की दिल दहला देने वाली हालत ने मुझे वो करने पर मजबूर किया जो मैंने किया। भविष्य में मेरे कृत्य और उनके पीछे की सोच का आलोचनात्मक विश्लेषण होगा, लेकिन मेरी सच्ची उम्मीद है कि एक दिन हम इस सीमा को मिटा देंगे और एक अखंड हिंदुस्तान फिर से बन जाएगा। और जब ऐसा होगा तब मेरी सोच सही साबित होगी। धन्यवाद मिलॉर्ड, मुझे अपने विचार रखने का मौका देने और सब्र से सुनने के लिए धन्यवाद। निचली अदालत द्वारा इस अदालत में भेजे गए मामले में यह देखा गया है
कि श्री नथुराम गोडसे ने निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को चुनौती नहीं दी है और अपने पहले के कन्फेशन से पीछे नहीं हटे हैं। श्री गोडसे ने बिना किसी प्रशिक्षित वकील की सहायता के खुद अपना मामला लड़ा। उनका कानूनी प्रस्तुतिकरण किसी भी कानूनी विशेषज्ञ को गर्वित करेगा। यह विश्वास करना कठिन है कि उन्होंने उच्च शिक्षा परीक्षा भी पास नहीं की। उनकी पढ़ाई विस्तृत है। अंग्रेजी पर उनका प्रभुत्व सराहनीय है। हर पॉइंट को ईमानदारी से और बिना किसी उलझ या झिझक के प्रस्तुत करना काबिल तारीफ है। इस पूरे मामले की कार्यवाही में श्री गोडसे का अंतिम बयान वास्तव में इस मामले का मुख्य आकर्षण था। उन्होंने कई घंटों तक पूरे जोश के साथ बात की और मैंने देखा कि पूरी अदालत भावुक हो गई थी। मुझे लोगों की सिसकियां सुनाई दी। मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि अगर आज अदालत में मौजूद लोगों को जूरी बनाया जाता और इस मामले के नतीजे का फैसला करने को कहा जाता तो मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि वो भारी बहुमत से उन्हें निर्दोष करार देते। लेकिन मैं एक न्यायाधीश होने के नाते और मामले में प्रस्तुत सभी पहलुओं और सबूतों को ध्यान में रखते हुए श्री नथुराम विनायक गोडसे को आरोपों के अनुसार दोषी मानता हूं और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उन्हें फांसी की सजा सुनाता हूं। टू बी हैंग्ड अंटिल डेड। और जैसा कि उम्मीद थी, मुझे मौत की सजा सुनाई गई। मेरा सबसे बड़ा अफसोस यह था कि मुझे अपनी बात रखने का मौका देने वाले थे। मैंने चौथी गोली से खुद को इसीलिए नहीं मारा था क्योंकि मैं अदालत के मन से और अखबारों के जरिए लोगों को यह बताना चाहता था कि मैंने गांधी जी का वध क्यों किया। लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में मेरा यह बयान लोगों तक पहुंचाने का अधिकार दबा दिया गया। सरकार ने वो बयान सेंसर कर दिया जो लोगों को गांधी जी के दूसरे पहलू को दिखाता। सिर्फ सेंसर ही नहीं किया बल्कि उसे पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया। वही प्रशासन जो गांधीवाद पर गर्व करता था, उसने सच्चाई, ईमानदारी और सहिष्णुता के सिद्धांतों को पैरों तले रौंद दिया। मैंने कोर्ट में माननीय न्यायाधीश के चेहरे पर तनाव देखा। हमारे शेख साहब तो इतने गुस्से में थे कि उनमें मुझे उस व्यक्ति की बेचैनी दिखाई दे रही थी जिसे अपने किसी करीबी का अंतिम संस्कार करना हो। खैर, शेख साहब, सावंत और मैं लगभग रोज कैद में चेस खेलते थे, तो मैंने कहा चलो आज आखिरी दाव। गंभीर माहौल। सुपरिंटेंडेंट शेख बेचैनी से टहल रहे हैं और इंस्पेक्टर सावंत गहरी सोच में डूबे हैं। दोनों अदालत की फैसले से परेशान है। जेल में नथुराम के साथ बिताए हुए वक्त के दौरान उनमें गहरा रिश्ता बन गया था। सावंत सर, ऑनरेबल कोर्ट ने नथुराम को मौत की सजा सुनाई है। कल उसे अंबाला ले जाया जाएगा। अंबाला क्यों सर? तुम्हें इतना भी इल्म नहीं है कि सिर्फ तुम्हें इतना भी इल्म नहीं है कि सिर्फ अंबाला में ही कैदियों को फांसी देने की सहूलियत है। उसके सारे सामान को पैक करने की हिदायत दे दो। और हाँ, वो स्वेटर्स भी पैक करवा दो। स्वेटर्स? हाँ सावंत, वही स्वेटर्स जो शिमला में रहने वाली उन औरतों ने नथुराम के लिए भेजा था। वो नथुराम से कभी मिली तक नहीं थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि जेल में नथुराम के पास पहनने के लिए गर्म कपड़े तक नहीं हैं, तो उन लोगों ने अपने हाथों से बुन करके वो स्वेटर्स भेजे। वो ये इंसान मेरी समझ के बाहर है सावंत। एक काम करो, वो सारे स्वेटर्स नथुराम के घर भिजवा दो। जी सर। और हाँ, जो सामान हमने सील किया था वो भी पैक करवा दो। असल में सर सिर्फ उसको 3 चीजें चाहिए: भगवत गीता, केसरिया झंडा और अखंड भारत का नक्शा।
ये 3 चीजें वो अंत तक अपने पास रखना चाहता है। तुम्हें कैसे पता? वो चाहता है कि जब उसे फांसी हो तब ये 3 चीजें उसके हाथ में हो। वो मुझे फांसी की प्रक्रिया के बारे में पूछ रहा था कि क्या कैदियों को फांसी देते वक्त कुछ हाथ में रखने की इजाजत होती है? मैंने पूछा क्या रखना चाहते हो? तभी उसने इन 3 चीजों का जिक्र किया। बस इतना ही जानना चाहता था वो ये नहीं जानना चाहता था कि कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है, कितना वक्त लगता है। नो सर। सावंत, ये मेरे करियर की 7वीं या 8वीं फांसी है। मैंने कैदियों को गिड़गिड़ाते, बिलखते, चीखते, चिल्लाते देखा है जब उन्हें फांसी के तख्ते तक ले जाते हैं। उन्हें घसीट के ले जाना पड़ता है। और यहां ये इंसान जिसने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया है, वो कैसे इतने सुकून के साथ अपने आखिरात तक जा सकता है? ये इंसान मेरी समझ के बाहर। मैंने तय किया है कि आज की इस आखिरी दाव में मैं आपको जीतने दूंगा। नथुराम, तुम्हें कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि तुम तो खुद को चेकमेट कर लेते हो। आप अंबाला आ सकते हैं मुझे आखिरी बार चेकमेट होते देखने। क्या हुआ, चौंक क्यों गए? मुझे पता है सारी फांसियां वही दी जाती है। असल में मुझे उम्मीद थी कि ये यरौडा जेल में हो, मुझे आखिरी बार अपने आई बाबा से मिलने का मौका तो मिलता। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बताया गया कि अंबाला जाते वक्त पानीपत से होकर गुजरना पड़ेगा। चला, कम से कम उस पवित्र भूमि के दर्शन तो हो जाएंगे, वरना किसे वहां जाने का मौका मिलता है? खुदा के वास्ते नथुराम, बस करो, बंद करो अपने ये बेफिक्री का रवैया। अरे तुम अपनी मौत की बात कर रहे हो, इतने बेफिक्र होकर, इतने सुकून के साथ। किस चीज के बने हो तुम? पत्थर के? अरे तुम भी हमारी तरह हाड़ मांस के बने हो ना। तुम्हें इतना इल्म नहीं है कि कल के बाद तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे, और फिर भी तुम। हेट यू नथुराम, मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से नफरत है। सच तो यह है कि मैं तुम्हारे जैसा किसी इंसान से आज तक मिला ही नहीं। अगर मुझे जरा भी इल्म होता कि तुम ऐसे होगे तो ये केस मैं अपने हाथ में लेता ही नहीं। क्यों नथुराम, क्यों तुम इतने अलग हो? क्यों इतने अलग हो? मैं अलग कैसे हूं शेख साहब? क्या किया है मैंने? यही जो तुम अभी कर रहे हो। तुम कुछ नहीं करते फिर भी इंसान के जहन में बस जाते हो, उसके खून में किसी वायरस की तरह घुस जाते हो। और फिर हम कितनी भी कोशिश करें तुम्हें अपने जहन से नहीं निकाल सकते। ये जो फांसी का फंदा है ना जिसकी तरफ तुम जा रहे हो, ये मेरी तहकीकात का नतीजा है। मगर आज ऐसा लग रहा है कि काश मैं हार गया होता। मैंने सियासत में कभी कोई दिलचस्पी नहीं ली है। मैं हमेशा अपना काम ईमानदारी और गैर जानिबदारी से करता रहा। तो इसलिए गांधी जी को मारने में तुम सही थे या गलत थे मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं तुम्हें कोर्ट में सुन रहा था तो मुझे नफरत सी होने लगी। मुझे सबसे नफरत होने लगी। मुझे नफरत हो गई जिन्ना से, मुझे नफरत हो गई पाकिस्तान से, मुझे नफरत हो गई गांधी जी से भी। मगर नथुराम, मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुमसे हुई है। आई हेट यू नथुराम। कुछ समय पहले मैंने बड़े फख्र से तुमसे कहा था ना कि सर्विस के दौरान मैंने 4 गुनहगारों की जान ली, उसके लिए मुझे मेडल्स मिले। मगर आज उन मेडल्स की कोई कीमत नहीं है। हम कायर हैं नथुराम। हम गोली तो चलाते हैं, लेकिन हमारे पास एक सुरक्षा कवच होता है, अपनी वर्दी का, ए प्रोटेक्टिव आर्मर ऑफ आवर यूनिफॉर्म। मगर तुम्हारे पास कोई सुरक्षा कवच नहीं था। फिर भी तुमने, इसलिए तुम इतने जुदा हो नथुराम, इसलिए तुम इतने अलग हो। नहीं शेख साहब, मैं इतना अलग नहीं हूं, मैं इतना बड़ा नहीं हूं। मैं एक साधारण आदमी हूं। मैंने वही किया जो मुझे अपने देश के लिए आवश्यक लगा।
और मेरे पास भी कवच था शेख साहब। पंजाब की लाखों हिंदू मां और बहनों की चीखें, उनके बलात्कार और अपमानित शरीर, और सावरकर जी की शिक्षा, यही मेरा कवच था शेख साहब। इसलिए मैं अलग नहीं हूं। और मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा शेख साहब, मुझे भी अपनी मौत का अफसोस है। मैं मृत्युंजय नहीं हूं। मैं इतना बहादुर नहीं हूं कि जब मेरे चेहरे पर काला कपड़ा डाला जाएगा तब मेरी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। आएंगे शेख साहब, जरूर आएंगे। मैं इस अफसोस के साथ जाऊंगा कि मैं फिर कभी अपनी मातृभूमि को देख नहीं पाऊंगा। खुदा के वास्ते नथुराम, बस करो यार, अब मुझसे और कुछ मत बुलवाओ। बोला शेख साहब, बोला। यह आखिरी मौका है कि हम एक दूसरे के साथ बात कर सकेंगे। क्या कहूं तुम्हें? तुम हमेशा मुझसे पूछते थे ना कि अदालत में तुम्हारे लिए फूल कौन भेजता है। हाँ, और आपने कभी जवाब नहीं दिया। क्या कहता तुम्हें कि एक तरफ मैं तुम्हारे खिलाफ सरकार के लिए पुख्ता सबूत तैयार कर रहा था, तो दूसरी तरफ कोई मेरे ही घर से तुम्हारे लिए दुआएं मांग रहा था। मेरी बेटी जुबैदा, वो रोज तुम्हारे लिए दुआओं के फूल भेजती थी। वो प्रेग्नेंट है, डॉक्टर ने उसे घर से निकलने को मना किया है, लेकिन आज वो यहां आई है तुमसे मिलने। क्या? हाँ नथुराम, वो आई है यहां तुमसे मिलने, पहली मर्तबा और आखिरी बार। आराम से, आराम से। ना ना बाजी, प्लीज मत रोइए। भाई, अब्बा जान हमेशा कहते थे कि बेटा इस हालत में घर से बाहर मत निकलो। डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। अब्बा जान हर रोज घर आके आपके बारे में बात करते थे और मैं आपके ख्यालात को समझने की कोशिश करती थी। मुझे मालूम नहीं कि आपने जो किया वो सही है या गलत, अल्लाह ताला उसका फैसला करेंगे। लेकिन मैं चाहती थी कि आप जानो, आपकी एक बहन है जो सोचती थी आपके बारे में, इसीलिए मैं हर रोज फूल भेजती थी और दरगाह में जाकर दुआ मांगती थी आपके लिए और मन्नत मांगती थी। नाना बाजी, प्लीज रोइए मत। अगर आपको आपके भाई से इतना ही लगाव है ना, तो आपके इस होने वाले बच्चे का ध्यान रखिए। कल जब देश को नथुराम की जरूरत होगी तो आप उसे जन्म दीजिए, उसे मेरे जैसा निडर बनाइए और उसे सिखाइए कि जब देश को उसकी जरूरत हो वो उठ खड़ा हो जाए। नथुराम हो या रहमान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे अपने देश पर गर्व करना सिखाइए। और अपनी मातृभूमि के लिए किसी भी बलिदान के लिए तैयार रहना सिखाइए। और हाँ बाजी, शुक्रिया, आपने दुआओं में मुझे याद रखा।
फिर अदालत के आदेशानुसार नथुराम को फांसी के लिए अंबाला जेल लाया गया। उसे उसकी इच्छा के अनुसार रास्ते में पानीपत के दर्शन कराए गए। फांसी की तारीख तय हो गई थी। जल्लाद को फांसी के लिए विशेष रूप से रस्सी तैयार करने का आदेश दिया गया था। नथुराम के वजन का पुतला तैयार किया गया था। रस्सी का फंदा सही एंगल पर लगाया जाना था ताकि कैदी की मौत तुरंत और सहजता से हो जाए। उनके विशेष अनुरोध पर सुपरिंटेंडेंट शेख और इंस्पेक्टर सावंत को अंबाला जेल में आईजीपी अर्जुन दास के साथ उपस्थित रहने की अनुमति दी गई थी। वो दिन तेजी से करीब आ रहा था और एक सुबह नथुराम से मिलने एक अनपेक्षित व्यक्ति आया। सॉरी देविदा जी, आपको इंतजार करना पड़ा। मैं वो जेल के कर्मचारियों के साथ बात कर रहा था। वो फांसी की रिहर्सल कर रहे थे। फांसी के लिए रिहर्सल? हाँ, गर्दन का नाप, शरीर का वजन और बाकी कुछ चीजें नापी जाती है। हैरान था बेचारे। उन्होंने मेरे वजन का एक डमी बनाया था, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा मैं खुद डमी बन जाता हूं, लेकिन वो उनके नियमों के बाहर था। लेकिन आज आप यहां कैसे, और वो भी 2 साल बाद? मुझे इस वकालतनामे पर तुम्हारा दस्तखत चाहिए। वकालतनामा? जी। मेरे दस्तखत क्यों? तुम्हारा वकील बनकर मैं तुम्हें रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। तुम्हारी फांसी को चैलेंज करने के लिए। मुझे लगता है कि तुमने अपने डिफेंस में कुछ पॉइंट्स को ठीक तरह से पेश नहीं किए। मैं उन पॉइंट्स को फिर से उठाना चाहता हूं तुम्हारे कन्विक्शन को चैलेंज करने के लिए। लेकिन मुझे फांसी होनी ही चाहिए देविदास जी। कोई भी व्यक्ति जो किसी की जान लेता है, उसे अपनी जान बचाने का कोई अधिकार नहीं है। माफ कीजिए, मैं अपना वकालतनामा नहीं दे सकता। क्यों, इसमें क्या तकलीफ है? देविदास जी, मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए पहले यह कहने से बच रहा था। गांधी जी हिंसा में विश्वास नहीं करते, इसलिए उनके हत्यारे को भी मौत की सजा नहीं होनी चाहिए। यही आपका तर्क है ना? लेकिन यह महान व्यक्तिगत सिद्धांत कानून नहीं मानता। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत मोटिव नहीं है। नहीं? नहीं। तो फिर अगर आपको केस लड़ना ही था तो आपने सावरकर जी का केस क्यों नहीं लड़ा, या नाना आपटे का केस? उन निर्दोष लोगों के लिए आपने केस क्यों नहीं लड़ा देविदास जी? क्योंकि वो केस लड़ने में कोई फायदा नहीं था। नथुराम की सजा को चुनौती देकर आप आपके पिता के सिद्धांत को बढ़ावा देंगे। हत्यारे को भी माफ कर दो, दूसरा गाल आगे कर दो, है ना? तुम मेरे बापूजी के सिद्धांतों की शिष्य की तरह बात कर रहे हो। देविदास जी, मैं अपनी वसीयत लिख रहा हूं, और आप जानते हैं उसमें मेरी पहली और आखिरी इच्छा क्या है? कि जब तक हमारी सिंधु नदी फिर से अखंड भारत का हिस्सा नहीं बन जाती, तब तक मेरी अस्थियों का विसर्जन नहीं किया जाए। भले उन्हें कई पीढ़ियों तक संभालना पड़े, उन्हें सुरक्षित रखा जाए। हिंदू यह मानते हैं कि मृत्यु के 10वें दिन अस्थि विसर्जन के बाद आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, लेकिन मैं अपनी आत्मा के लिए यह मुक्ति नहीं चाहता। क्यों नहीं नथुराम? क्योंकि गांधी जी ने भी इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी अस्थियों को सभी प्रमुख नदियों में मिलाया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने सिंधु नदी में उनके अस्थियों का विसर्जन करने से इनकार कर दिया और उन्हें वापस भेज दिया। जिसने पाकिस्तान बनने दिया
उस हिंदू व्यक्ति की अस्थियां पाकिस्तान की नदी को नापाक कर देती। उसी समय मैंने भारतीय सरकार को लिखा कि प्लीज गांधी जी की अस्थियों को सुरक्षित रखें, क्योंकि एक दिन हमारे बहादुर सैनिक हमारे सिंधु नदी को फिर से भारत में ले आएंगे और तब हम गांधी जी का अस्थि विसर्जन उसमें कर सकेंगे। तब तक गांधी जी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी और नहीं मेरी आत्मा को। मरणांतानि वैराणी, मौत के साथ दुश्मनी खत्म हो जाती है, हर कोई यह कहता है, लेकिन केवल एक व्यक्ति उस आदमी के सिद्धांतों का सम्मान करेगा और उसके लिए लड़ेगा जिसकी उसने जान ली थी। मैं नथुराम गोडसे। लेकिन गांधी जी तो अहिंसा के प्रति समर्पित थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए समर्पित किया और ऐसे महान नेता की हत्या, निस्संदेह वो एक महान नेता थे। उनकी महानता और योगदान को चुनौती देने का कोई कारण नहीं है। साउथ अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ उनकी लड़ाई, भारत के गांवों में छोटे से छोटे लोगों तक उनका पहुंचना, चले जाओ दांडी मार्च, ये सब बहुत प्रशंसनीय थे और इन्हीं कारणों की वजह से मैं भी उनका भक्त बन गया था। जब उन्हें गिरफ्तार किया था मैं सबसे आगे था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, साबरमती नो संत जेल में छे ने छोड़ी दो, साबरमती नो संत जेल में छे ने छोड़ी दो। क्यों क्यों नथुराम? क्योंकि बंटवारा अनावश्यक था, क्योंकि हिंदुओं की भावनाओं को बार बार रौंद कर मुसलमानों को खुश करना अनावश्यक था। उस वजह से हुआ नरसंहार अनावश्यक था, क्योंकि 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दान दे देना जब वो हमारे ही सैनिकों के साथ कश्मीर में लड़ रहे थे अनावश्यक था। उनका हिंदू और मुसलमानों में फर्क करना अनावश्यक था। नहीं 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 नहीं, तुम यहां गलत हो। उन्होंने कभी हिंदू और मुसलमान में भेदभाव नहीं किया। बिल्कुल किया, और पाकिस्तान ने भी किया, और यही गांधी जी के जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। कैसे? क्या उन्होंने गांधी जी की अस्थियों को हिंदू की अस्थियां मानकर वापस नहीं भेजा? जब गांधी जी की मृत्यु हुई तब पाकिस्तानी रेडियो ने घोषणा की कि हिंदुओं के एक नेता की मौत हुई। हम उन्हें बार बार कहते थे कि बापू आप हमारे हो, लेकिन वो हमेशा कहते रहे कि नहीं, मैं सबका हूं। सच में वो सभी के थे, पूरी मानवता के थे। मानवता के थे? तो फिर उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई क्यों लड़ी? वो भी मानवता के हिस्सा थे। उन्होंने साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों के खिलाफ लड़ाई क्यों लड़ी? वो भी मानवता के हिस्सा थे। पता है मुझे क्या लग रहा है? तुम एक बहुत अच्छे वकील बन सकते थे। अब बहुत देर हो चुकी है देवीदास जी, लेकिन मैं आपको एक आखिरी बात बताना चाहता हूं। मैं गांधी जी या गांधीवाद और उनके सत्य और ईमानदारी के शिक्षाओं के उतने खिलाफ नहीं हूं जितने उनके अनुयायी हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? उस दिन मैंने गांधी जी पर गोली चलाई, वो नीचे गिर पड़े, और जैसे ही वो गिर रहे थे उनके मुंह से आह निकला और फिर अफवाहें फैलने लगी कि उन्होंने हे राम कहा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि उन्होंने हे राम नहीं कहा? बिल्कुल नहीं। मेरी जांच के दौरान मुझसे जबरदस्ती कहलवाने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने नहीं मानी। जब उन्होंने हे राम कहा ही नहीं तो मैं झूठ क्यों बोलूं? लेकिन उनके अनुयायियों द्वारा इस सिद्धांत को बढ़ावा देना गांधी जी और उनके गांधीवाद की सबसे बड़ी हार होगी। कैसे कह सकते हो? क्योंकि वो आदमी जिसने अपने जीवन में कभी भी राम और रहीम, कृष्ण और करीम में कोई फर्क नहीं किया, वो आदमी अपने अंतिम क्षण में सिर्फ राम का नाम लेगा। वो राम रहीम कहेगा, है ना?
और अगर उन्हें केवल एक नाम लेना होता तो वो रहीम कहते, है ना? क्योंकि राम उनके दिल में थे और रहीम उनके होठों पर। क्योंकि राम उनके दिल में थे और रहीम उनके होठों पर। नथुराम गोडसे और नारायण अप्टे को 15 नवंबर 1949 में सुबह 8 बजे अंबाला जेल में फांसी दी गई। रात की खामोशी, जेल के बाहर एक कुत्ते के रोने की आवाज और सूर्योदय के पहले घर लौटने वाले चमगादड़ के पंखों की फड़फड़ाहट। जेल का स्टाफ नथुराम को सुबह उठाता है और उसे कॉफी दी जाती है। वो शांत और स्थिर मन से उठता है। वो आखिरी बार खिड़की के बाहर देखकर उगते हुए सूरज को देखता है और अपने जीवन पर का अवलोकन करता है। उसके मन में अपना पसंदीदा श्लोक आता है, हे दयालु मातृभूमि, मेरा प्रणाम स्वीकार कर। तेरा नाम लेते ही मेरा मन हर्षित होता है। हे मंगलमयी भारत माते, मेरी हर सांस तुझे समर्पित हो। मैं अपना शीश झुकाता हूं और कहता हूं नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदुभूमे सुखम वर्धितोऽहम्। महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। सर, नथुराम ने आखिरात में अपने पास 3 चीजें रखने की गुजारिश की थी, लेकिन कोर्ट ने परमिशन नहीं दी। कोर्ट ने सिर्फ भगवत गीता हाथ में रखने की परमिशन दी है और उसको वो देगी। आप बाहर का बंदोबस्त ठीक से करो। जी सब ठीक अंदर नहीं आने पाए। जी सब ठीक है सर। जी वंदे मातरम, अखंड भारत अमर रहे। वंदे मातरम। मुझे मेरी रगों में बहते लहू ने ललकारा था, इसीलिए मैंने गांधी को दिल्ली जाकर मारा था। तुम चाहते तो लाल किले पर धुआं फहरा सकते थे, तुम चाहते तो पिंडी पर भी झंडा लहरा सकते थे, तुम चाहते तो जिन्ना को अपने चरणों में झुकवा सकते थे, तुम चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे, तुम चाहते तो 2 धर्मों में इतने दुखड़े न होते, तुम चाहते तो भारत मां के टुकड़े टुकड़े न होते। लेकिन हठ में हमलों से अनजान बन बैठे तुम, जाने क्यों खुद ही खुद में भगवान बन बैठे तुम। 47 में शेर हमारे सिंहासन को मिल जाता और कमल भारत का पूरी कायनात में खिल जाता। मुझे मेरी रगों में बहते लहू ने ललकारा था, इसीलिए मैंने गांधी को दिल्ली जाकर मारा था, इसीलिए मैंने गांधी को दिल्ली जाकर मारा था।